दोस्तों ये कहानी उस दौर की है जब सिचुएशनशिप, बेंचिंग और ब्राइड क्रैम्पिंग जैसे शब्द और प्यार नहीं हुआ करते थे। उस समय प्यार का मतलब समर्पण और इंतजार था। अगर आपको ऐसे और भी शब्दों के बारे में जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कहानी 1988 की जापानी फिल्म अप्रैल स्टोरी की है। कहानी एक तरफा प्यार, प्रयास और बिना किसी अपेक्षा के समर्पण के बारे में है। कहानी होकाइडो नामक एक छोटे से गाँव से शुरू होती है। बस स्टैंड पर यूजुकी के परिवार वाले उसे विदा करने खड़े हैं। यूजुकी ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब टोक्यो जा रही है। वहाँ उसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है। यूजुकी अपने गांव, अपने परिवार और परिचित दुनिया को छोड़कर एक नए सफर और नए शहर की ओर बढ़ रही है। टोक्यो में यूजुकी का नया घर और एक छोटा सा अपार्टमेंट है। ये पहली बार है जब वो अपने परिवार से दूर जा रही थी। वो नई शुरुआत के लिए काफी उत्साहित भी है। अपार्टमेंट में एंटर करते ही यूजुकी अपने कमरे को निहारने लगती है। उसके पास अभी सीमित सामान है, बाकी का सामान जल्दी पहुंच जाएगा। अप्रैल का महीना है और पूरे रास्ते सकुरा फूलों से ऐसे सजे हैं जैसे किसी ने बर्फ फैला दी हो। ये नजारा यूजुकी को मंत्रमुग्ध कर देता है। तभी एक ट्रक उसका अपार्टमेंट तक पहुंचता है। ट्रक में उसके बाकी सामान के साथ कंपनी के 3 लोग आते हैं। वो जल्दी जल्दी सारा सामान सेकंड फ्लोर पर उसके अपार्टमेंट में ले जाते हैं। यूजुकी उनकी मदद करना चाहती है लेकिन सामान इतना ज्यादा है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं लगती। सारा सामान अंदर रखते रखते अपार्टमेंट पूरी तरह भर जाता है। लास्ट में यूजुकी को सामान वापस भेजना पड़ता है। कंपनी के लोगों के जाने के बाद यूजुकी अपने गांव से लाए गए सामान को अपार्टमेंट की बिल्डिंग के लोगों में बांटती है। ये उसका तरीका है नए पड़ोसियों से जुड़ने का। अगले दिन यूनिवर्सिटी का नया सत्र शुरू होता है। कैंपस में नए और पुराने छात्रों की भीड़ है। सभी नए छात्र अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। कॉलेज के डीन एक प्रेरणादायक भाषण देते नजर आ रहे हैं। ये यूजुकी का पहला दिन है। क्लासरूम में सभी छात्र अपना औपचारिक परिचय दे रहे हैं। वो कहाँ से आए हैं, उनकी रुचियां क्या हैं, ये सब। ये एक लड़की जो विदेश से पढ़ाई करके आई है अपने इंग्लिश बोलने की क्षमता से सबका ध्यान आकर्षित करती है। दूसरी ओर एक और लड़की सानो बताती है कि उसे मछली पकड़ना बहुत पसंद है। जब यूजुकी की बारी आती है तो वो थोड़ा शर्मीली और हल्के स्वर में बोलती है, मेरा नाम यूजुकी है, मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है। सानो ने तुरंत पूछा, तुमने इतनी दूर इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया? इस सवाल पर यूजुकी चुप रही। लंच टाइम में यूजुकी अपने टिफिन के साथ अकेली बैठी थी। तभी सानो अपनी प्लेट लेकर उसके पास आई। सानो का स्वभाव थोड़ा अजीब है। वो बार बार यूजुकी से उसका नाम पूछती है और उसे घूरने लगती है। उसने पूछा, क्या तुम कल फ्री हो, शॉपिंग पर चलोगी क्या? यूजुकी ने मना करते हुए कहा कि अभी उसके पास बहुत सारा काम बाकी है। घर लौटते समय यूजुकी को रास्ते में एक भीड़ नजर आई। वो उत्सुकतावश वहां चली गई। वहां एक लड़की अपने बैंड के साथ गाना गा रही थी। यूजुकी को उनका गाना इतना पसंद लगा कि वो उनके गाने में झूमने लगी। उसे ऐसे गाने सुनने का बहुत शौक है। यूजुकी के स्कूल में भी एक म्यूजिक बैंड था जो उसे पसंद था। अगले दिन छुट्टी थी तो यूजुकी ने सुबह सुबह एक साइकिल की दुकान से साइकिल खरीदी और टोक्यो की सड़कों पर घूमने लगी। चलते चलते वो एक दुकान के सामने रुकी और बुक स्टोर का पता पूछने लगी। जब वो बुक स्टोर तक पहुंची तो वहाँ किताबें देखने लगी, लेकिन किताबें देखना तो बस एक बहाना था। असल में वो वहाँ यामाज़ाकी को देखने आई थी। यामाज़ाकी यूजुकी के गाँव का लड़का है। वो यूजुकी को स्कूल के दिनों से ही पसंद है। यूजुकी ने कुछ किताबें खरीदी और पैसे देते वक्त उसने इधर उधर देखा, लेकिन यामाज़ाकी कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी उदासी के साथ वो किताबें लेकर पार्क में बैठ गई। वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी। उसकी बगल वाली बेंच पर एक कपल बैठा था जिससे वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर थिएटर में मूवी देखने चली गई। थिएटर में मूवी देखते हुए उसे ऐसा लगा कि एक लड़का धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रहा है। डर के मारे यूजुकी वहाँ से भाग निकली। इतनी हड़बड़ी में वो अपनी किताब वहीं छोड़ आई। उसने सोचा कि शायद यामाज़ाकी अब बुक स्टोर पर होगा। यूजुकी ने बुक स्टोर जाकर देखा लेकिन यामाज़ाकी वहाँ पर भी नहीं था। उसने स्टोर में काम करने वाली लड़की से पूछा कि बुक स्टोर कब बंद रहता है। लड़की ने जवाब दिया, कल यानी मंडे। वो अपनी साइकिल लेकर वापस लौट रही थी। तभी उसने देखा कि वहीं थिएटर वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है। यूजुकी डर गई और तेजी से साइकिल चलाने लगी। वो जितना तेज साइकिल चलाती वो आदमी उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता। असल में वो आदमी यूजुकी की छूटी हुई किताब लौटाने आया था। यूजुकी को रुकता ना देख उसने किताब उसकी साइकिल की टोकरी में डाल दी। यूजुकी को ये बात तब पता चली जब उसने साइकिल रोकी। अगले दिन क्लास में सानो ने यूजुकी को अपने साथ फिशिंग क्लब जाने का ऑफर दिया। यूजुकी ने अभी तक तय नहीं किया कि वो किस क्लब को ज्वाइन करेगी। सानो के कहने पर वो उसके साथ फिशिंग क्लब चली गई। क्लब के प्रेसिडेंट से थोड़ा बातचीत के बाद वो प्रैक्टिस एरिया गए। क्लब में नए मेंबर्स को फ्री रॉड और रील दिए जाते हैं। सानो का व्यवहार देखकर यूजुकी को समझ में आ गया था कि सानो ने उसे सिर्फ क्लब में लाने के लिए ये सब कहा। अगले दिन उसने यूजुकी से कहा, सॉरी मैं आज से क्लब में नहीं आने वाली। सानो को लगा कि यूजुकी फिशिंग क्लब छोड़ रही है, लेकिन यूजुकी ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बुक स्टोर की छुट्टी के बाद यूजुकी वहाँ फिर गई, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो यामाज़ाकी से मिल सके। हमेशा की तरह वो किताबें देखने का नाटक
कर रही थी तभी उसने बुक स्टोर में एक लड़के को देखा। यूजुकी ने शांत खड़े खड़े अचानक घबराहट महसूस की, शायद ये यामाज़ाकी था। यामाज़ाकी को देखने के बाद यूजुकी की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। यामाज़ाकी ने उसे आम ग्राहकों की तरह ट्रीट किया। यूजुकी सोच रही थी क्या यामाज़ाकी उसे पहचान भी पाता है, क्या उसे याद है कि वो एक ही स्कूल में पढ़े थे। किताब खरीदने के बाद यूजुकी थोड़ा निराश होकर घर आ गई। रात में उसने अपनी पड़ोसी को डिनर पर बुलाने की कोशिश की। उसने ज्यादा खाना बना लिया था और अकेले नहीं खाना चाहती थी, लेकिन पड़ोसी ने मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही खाना खा चुकी थी। यूजुकी ने अकेले ही खाना खाया और अपनी माँ से फोन पर दिन भर बातें करने लगी। ये वही पड़ोसी थी जो उसे मना करने पर बुरा महसूस कर रही थी। वो यूजुकी की बात रखने के लिए आई थी। यूजुकी ने उसका स्वागत किया और खाना गर्म करने चली गई। इसी बीच वो अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। अगले दिन यूजुकी सानो के साथ फिशिंग सीखने गई। सानो ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? यूजुकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे स्कूल और स्मार्ट लड़के पसंद है। इसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यूजुकी स्कूल के म्यूजिक बैंड का हिस्सा थी। उसने स्कूल के दिनों से ही यामाज़ाकी को पसंद किया था। पिछले स्प्रिंग में यामाज़ाकी टोक्यो चला गया था। उसके जाने के बाद यूजुकी को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। यामाज़ाकी के टोक्यो जाने के बाद यूजुकी ने टोक्यो की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मुसाशिनो में दाखिला लेने की ठानी। उसे लगा कि इसी बहाने वो यामाज़ाकी से दोबारा मिल सकेगी। गर्मियों की छुट्टी उसने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बिता दी। यूजुकी की एक दोस्त ने बताया कि यामाज़ाकी टोक्यो में पढ़ाई कर रहा है और एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है। उसने किताब दी जिसकी ब्राउन कवर पर मुसाशिनो डो बुक स्टोर का पता लिखा था। ये कवर खुद यामाज़ाकी ने बनाया था। ये सुनकर यूजुकी खुशी से बोल पड़ी, आई लव हिम। उसकी दोस्त उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। इसके बाद यूजुकी ने अपने हाई स्कूल के बचे हुए महीने पढ़ाई में लगाए ताकि मुसाशिनो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सके। ये थी यूजुकी और उसके एक तरफा प्यार की कहानी जिससे यामाज़ाकी अब तक अनजान था। अब कहानी जो है वो वर्तमान में लौटती है। एक बार फिर यूजुकी बुक स्टोर जाती है। इस बार यामाज़ाकी वहाँ अकेला था। उसने यामाज़ाकी से ऊपर से एक किताब उतारने को कहा। किताब देते वक्त यामाज़ाकी ने पल भर के लिए यूजुकी को देखा। शायद उसे यूजुकी जानी पहचानी लगी। पैसे देते वक्त यामाज़ाकी ने पूछा, क्या तुम नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ती थी क्या? यूजुकी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं वहीं पढ़ती थी। यामाज़ाकी ने कहा, और तुम तो मुझसे एक क्लास पीछे थी ना? दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। यामाज़ाकी ने बताया कि वो भी मुसाशिनो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये सुनकर यूजुकी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, वो मुस्कुराती रही। जब यूजुकी वहाँ से जाने लगी तो हल्की बारिश शुरू हो गई। यामाज़ाकी ने उसे छाता देने की कोशिश की, लेकिन यूजुकी ने कहा उसका घर पास ही में है और मना कर दिया। लेकिन बारिश तेज हो गई और वो एक बिल्डिंग के शेड के नीचे रुकने को मजबूर हो गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी छाता लेकर वहाँ आया। उसने यूजुकी से कहा, ये छाता ले लो, मैं अंदर से दूसरा ले आता हूँ। यूजुकी ने मना करते हुए कहा, मैं इसे थोड़े समय के लिए ले सकती हूँ, मैं जल्दी दूसरा छाता लाकर आपको वापस कर दूंगी। इसके बाद यूजुकी सीधा यामाज़ाकी के पास गई और उससे एक छाता मांगा। उसे भीगे हुए देखकर यामाज़ाकी तुरंत कई छाते ले आया। यूजुकी ने उसमें से लाल छाता चुना। यामाज़ाकी ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यही चुनोगी। जब यूजुकी ने छाता खोला तो वो खराब निकला। अब एक प्यारा पल आता है। यामाज़ाकी ने एक एक करके सारे छाते खोलने शुरू किया और वो सभी के सभी खराब निकले। दोनों इस बात पर हंसने लगे। यूजुकी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए छाता सही है। फिर उसने यामाज़ाकी से पूछा, क्या तुम अभी भी बैंड में हो? यामाज़ाकी ने कहा, नहीं। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? यामाज़ाकी इस बात से थोड़ा हैरान था कि यूजुकी उसके बारे में इतना कुछ जानती है। यामाज़ाकी ने यूजुकी से पूछा कि वो बैंड के बारे में कैसे जानती है। यूजुकी ने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। इसके बाद यामाज़ाकी ने यूजुकी को फिर से बुक स्टोर आने का सुझाव दिया। यूजुकी ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। यूजुकी वहाँ से निकलते समय यामाज़ाकी से लिया हुआ लाल छाता साथ ले आई। जब वो उस बिल्डिंग पर पहुंची जहाँ उसे पहले छाता दिया गया था तो उसने वो छाता उस आदमी को वापस कर दिया। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें छाता मिल गया, यहाँ बस एक ही छाता बचा था। यूजुकी उसके खराब छाते को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर वो अकेली खड़ी उस लाल छाते को देखकर सोचने लगी। यूजुकी के मन में यामाज़ाकी के लिए एक अजीब सा एहसास था। वो सोच रही थी कि ये लाल छाता शायद उसके प्यार की शुरुआत का संकेत हो। उसके दिमाग में यामाज़ाकी की यादें ताज़ा हो गई। जब यूजुकी ने मुसाशिनो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो उसकी क्लास टीचर ने कहा था कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूजुकी को लगा कि ये प्यार का चमत्कार था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। वो यामाज़ाकी को देखकर खुश थी, लेकिन यह खुशी शांत और गहरी थी। उसने सोचा कि शायद उसका इंतजार और मेहनत रंग ला रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में धैर्य, समर्पण और निस्वार्थता कितनी बड़ी ताकत होती है। यूजुकी की एक तरफा प्रेम कहानी ने उसे अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और नई उम्मीदों के साथ जीने का साहस दिया। उसका प्यार एक ऐसा सफर था जिसमें उसे खुद को जानने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका मिला। ये कहानी प्यार की शुरुआत, इंतजार और खूबसूरत उम्मीदों का प्रतीक है। अप्रैल स्टोरी की ये प्यारी सी कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों, लेकिन इसके द्वारा दिए गए संदेश और भावनाएं हमेशा याद रहेंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।